नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ आपका मेंटोर स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिड सेक्शन। तो दोस्तों, आज है दिन 13 जनवरी और डे कौन सा है? थर्सडे। तो आप सभी को सबसे पहले तो लोहड़ी फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आवश्यकता हो तभी बाहर निकलिए, वरना घर में अपने फैमिली के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए। नॉर्मल बेसिक कोविड प्रोटोकॉल्स प्लीज़ फॉलो करिए, वो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ठीक है। सो मूविंग ऑन, हम कल के दिए हुए कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं, जहाँ पे मैंने ढेर सारे एमसीक्यूज आपको दिए थे। यहाँ एक एक डेफिनेशन भी दी थी। ये है हमारे यूट्यूब के कमेंट से कुछ रिप्लाईज, जहाँ की हमारे कुछ कंसिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं, जैसे रिया। इमेंसली थैंक यू फॉर सिंप्लीफाइड डिस्कशन। थैंक यू सो मच रिया कि आप इस पूरे एनालिसिस को पूरा देखते हो। आई एम श्योर इट मस्ट बी एडिंग वैल्यू टू योर लर्निंग एंड एजुकेशन। आज मैंने पोस्ट किया है, देख लेना। ठीक है रिया। कार्तिक कुमार, वेल डन। एंड सो आज का जो मेन हाईलाइट है वो कार्तिक ने लाइमलाइट पूरा ले लिया है। एंड कार्तिक ने सारे क्वेश्चंस का लगभग सही आंसर दिया है। एंड एंथ्रोपोसीन का जो डेफिनेशन मैंने आपसे पूछा था कि क्या होता है, तो दोस्तों आप देख लीजिए। सो कार्तिक, मैं आपका ये जो मैसेज है, कमेंट है, ये मैं पिन कर दूंगा कि इनफैक्ट अगर कोई भी एस्पिरेंट, कोई व्यूअर अगर हमारे चैनल पे आए, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखे, तो आपका आंसर दिखेगा, क्योंकि दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके। एंड और भी एस्पिरेंट्स हैं, जैसे हर्षमीत कौर, लता श्री एंड लाडली गुप्ता, एंड देयर अदर कुशाग्र, ऋषभ, जो किसी वजह से शायद अभी अवेलेबल नहीं है, बट आई एम श्योर वो हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। सो गाइज, वंस अगेन वेल डन। अगर आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, जो लोग अभी भी घबरा रहे हैं, कमेंट करने से दिक्कत शर्मा रहे हैं, तो उनके लिए ये आंसर होगा बी। अपना चेक कर लीजिए आंसर और कमेंट करके हमें बताइएगा कि इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग। इसका आंसर होगा डी। इनफैक्ट इसका भी आंसर होगा फ्री एजुकेशन टू ऑल, और इसका मतलब ऑलरेडी कार्तिक ने समझा दिया है, तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं फर्स्ट कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट? बताइएगा। आई थिंक सबने ये किया था, स्पेस रिसर्च नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमेंटिंग, एंड देन शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर एडिटोरियल एंड ओपिड एनालिसिस। ओके, सो ये हमारे प्रोग्राम्स है। ऑफ कोर्स आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब। 50% हमारे अभी भी व्यूवर्स जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। अगर थोड़ा सा भी वैल्यू अगर मिल रहा होगा, थोड़ी सी जानकारी भी मिल रही होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन। आपकी जिम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं होती। बेल आइकॉन को प्रेस करिए, देन यू विल गेट डेली एंड आई मीन जब भी नोटिफिकेशन हम फायर करते हैं, जब भी कोई अपडेट करते हैं, तो आपको चीज़ें पता हो जाएंगी। तो चलिए आज चलते हैं। आज का दो एडिटोरियल एंड ओपिड एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आते हैं न्यूज़पेपर पे, द हिंदू के। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखो, हेट स्पीच से रिलेटेड एक आया है। मैं नहीं अभी कवर करूंगा, क्योंकि हमने कल भी कवर किया है और उससे पहले भी। ठीक है। ये है इलेक्शन कमीशन। ठीक है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात नहीं की गई है इसमें। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को अवॉइड ना करें, इसीलिए मैंने भी इसको अवॉइड नहीं किया। इसमें दूसरी बात की गई है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो है ही, एक एक प्रोसीजर है, एक जरिया है, एक प्रोविजन है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन ये आर्टिकल सिम्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी डिस्कस करते हैं। और फिर एक तो ये है कि रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये आज का सबसे बेस्ट आर्टिकल है पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में, चाहे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट वगैरह, चिप में। और फिर इस्टेब्लिशिंग इंडियाज एप्पल। ठीक है, तो क्विकली लेट अस स्टार्ट टू एनालाइज हियर एक्ट नाउ एंड रीकास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ईसी। सो जो ऑथर है हमारे, उनका एक ही मुद्दा यहाँ पे है, एक ही मुद्दा है यहाँ पे, कि जो चुनाव हो रहे हैं, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जब भी चुनाव आता है, जब भी इलेक्शंस हमारे कंट्री में आता है, तब तब ये मुद्दा खड़ा हो जाता है एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन के, कि
फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, एक जो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल वैल्यू है उसको बरकरार रखते हुए ये निर्वाचन सदन मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स अपना सारा फंक्शन को डिलीवर करें। लेकिन ऐसा क्यों होते आया है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इम्प्लीमेंट करने हैं, चेंजेस ले आने हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, कमिंग बैक टू हियर, ये है इनका ऑफिस, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ईसीआई, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, जीएस पेपर 2 का पार्ट है। पार्लियामेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी आ जाएगा इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सो अगर थोड़ा सा स्नीज वगैरह मैं करता हूँ तो कफ वगैरह आता है, सो प्लीज़ अवॉइड, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बैठे हैं तो आप मास्क पहन के बैठ जाइए, ऐसा नहीं है, तुरंत ट्रांसमिट नहीं होगा ऐसे, ठीक है। बट या प्लीज़ यू डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज आपको एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है आपको, और आप अपना टाइम इन चीज़ों में, खास कर कि आप तबीयत खराब होके नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक इंस्टीट्यूशनल की स्टोन है, ठीक है। ये हमारे भारत के संविधान को, भारत जो हमारा गणराज्य है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको स्टैब्लिश करने का सबसे महान, सबसे बड़ा एक जरिया है। वो कैसे है, आप एक ज़रा सा एग्जाम्पल लेके देखिए कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हम डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अपना प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, ठीक है। जब वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में जब इलेक्शन होगा तो ये, इसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? इसकी जिम्मेदारी आएगी इलेक्शन कमीशन पे, निर्वाचन सदन पे, ठीक है। जब निर्वाचन सदन यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर जायज़ तरीके से, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अगर इसका इम्प्लीमेंट करता है तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सही चुन सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। लेकिन यहीं पे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि भाई अगर हम वोट कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो हम वोट कर रहे हैं वो एक फ्री एंड फेयर हो। मैं एज अ वोटर, कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ, या फिर कोई मुझे झूठी झांसा दे के, मैं किसी के झांसे में आके मैं नहीं कर सकता, या फिर मुझे कोई ब्राइब नहीं करे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मैंडेटरी बॉडी है, एक ऐसी सेगमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इलेक्शन का, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, कि ये इंश्योर करती है कि भाई इलेक्शन सही तरीके से, एक तरीके से किया जाए। और ये कहाँ मेंशन हुआ है? ये ऑलरेडी हमारे आर्टिकल में, इन भारत के संविधान में आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में मेंशन हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि आप आर्टिकल 324 भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको पता है क्लॉज 2, दैट इज लाइक एकदम सेंटर पे आपने अटैक कर दिया है। इज लाइक आर्टिकल 324(2) अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सो ये डेफिनेशन अगर आप देख रहे हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर फॉल्स अंडर purview of आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टैब्लिशेस द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लेकिन इट कंटेन्स द सब्जेक्ट टू क्लॉज। अब ये सब्जेक्ट टू क्लॉज यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट टू क्लॉज ये है विच प्रोवाइड दैट बोथ द नंबर एंड द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, अगर लोकसभा राज्यसभा मिलकर ये कानून बनाते हैं, तो इसके प्रोविजंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कही थी, और उनके वजह से ही ये सब्जेक्ट टू वाला मामला आया। क्यों आया? क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, किसी बिजनेसमैन पैसे रुपए के किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके वो एक बायस्ड अप्रोच ना ले लें, ठीक है। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ये एक इलेक्शन की बात हो रही है। अगर आप बायस हो गए, अपने ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से अगर आप विमुख हो गए,
तो फिर आपके साथ साथ आप हजारों करोड़ों लोगों को एक एक इनजस्टिस के फॉर्म में आप या रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया है द सब्जेक्ट टू क्लॉज वाज इंट्रोड्यूस इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रिवेंट आइदर अ फूल और नाइव और अ पर्सन हु इज लाइकली टू बी अंडर द थंब ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ से हटाया गया है और ये पूरा ही मुद्दा आज का इस दो लाइन पे ही डिपेंडेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव से कोई अलग होना चाहिए, ठीक है। इसी मामले में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम नहीं पढ़ेंगे, वो आपको पता है। और हमारे काउंटर पार्ट जो अंजुम हैं उन्होंने ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे एक एक्सप्लेनर निकाला है। दैट्स ऑल राइट। यहाँ पे हम जो समझेंगे वो ये है कि मेंस आंसर के तहत कि समय समय पे कब कब किस किस कमेटी ने रेकमेंड किया है, इलेक्शन कमीशन को क्या क्या रिकमेंड किया है और हमारे पार्लियामेंट को क्या क्या रिकमेंड किया कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक तीन रिट पिटिशंस फाइल हुई थी 2015 में, 3 रिट पिटिशंस फाइल हुई थी जिसमें से एक अभी भी पेंडिंग है। और कहाँ फाइल हुई थी? सुप्रीम कोर्ट को, टू डिक्लेयर दैट द करंट प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय द स्टेट वायलेट्स। 2015 कब आता है? जब एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, जब मोदी जी की पहली गवर्नमेंट एनडीए 1 वहाँ पे हुआ था, 2014 में इलेक्शन हुआ था और 2015 पे ही ये पटिशन आती है दैट इट वायलेट्स द आर्टिकल 14, आर्टिकल 324(2) एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है ये कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, सोचिए क्या है, कमेंट करके उसके बाद फिर वीडियो प्ले कर दीजिए, ओके। एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने साफ कहा था कि भाई ये जो आप कर रहे हो करंट जो सिचुएशन इलेक्शन कमीशन का, वो बिल्कुल बेसिक फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अलग है, ठीक है। ये आर्टिकल वायलेट कर रहा है। उसी के बेसिस पे, ठीक है, these petition argue that an independent system of appointment of election commissioner as recommended by the previous law commission and the various committee reports। अब कौन कौन सी कमिटी रिपोर्ट्स है, अब यहां देखिएगा। पहली दफा 1975 में जस्टिस तारकुंडे कमिटी, इन्होंने रेकमेंड किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओपोजिशन मेंबर लीडर्स ऑफ लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके पीछे है मतलब ब्रेन लगाया गया है, प्राइम मिनिस्टर तो है ही, लेकिन लोकसभा के जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं, ओपोजिशन मेंबर डिसाइड करेंगे एंड देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। अगर ध्यान रखिएगा, अगर रूलिंग पार्टी ही डिसाइड करती तो ये पूरा का पूरा फेवर में चला जाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के। इसीलिए यहाँ पे तारकुंडे कमेटी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के ओपोजिशन लीडर एंड चीफ जस्टिस। और ये बात 1990 में फिर से दोहराई गई थी दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा, दैट द लॉ कमीशन, और 2015 में कि भाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा ओपोजिशन और चीफ जस्टिस के से ही अपॉइंट होंगे। उनकी कमेटी उनका जो अपॉइंटमेंट है, एडवाइस है, वो यही करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा, ना लेजिस्लेटिव और ना ही ये टोटल एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारी 4th रिपोर्ट थी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, ARC की 4th रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है सॉरी, कोलेजियम सिस्टम क्या है, एक बार यहाँ पे भी आप नोट कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको भी आप वीडियो पॉज करके सोचिए कोलेजियम सिस्टम क्या है। नहीं आता है तो वो भी बता दो आप कमेंट करके, कि हम अगले वीडियो में इसको 2 लाइनों में समझा दूंगा, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक कोलेजियन सिस्टम है कि वो अपने जज को, चीफ जस्टिस को, जज को, इनफैक्ट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, एक पूरी टीम है। वैसे ही कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को भी कोलेजियम सिस्टम ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। अगर मिला के रख दिए फिर तो बेड़ा गर्क है हमारे संविधान का और हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, एक केस हुआ था रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, ठीक है। इसमें यही आर्ग्यू हुआ था कि द एग्जीक्यूटिव being a sole appointer of a quasi-judicial body against the appointment of Election Commission of India, ठीक है। इनका कहना ये है कि
जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जस्ट लाइक अ जुडिशियल बॉडी। ठीक है नहीं, लेकिन उसी तरह का काम करती है। ठीक है, क्या काम करती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जब लड़ रहे हैं तो उनके बीच में संतुलन बनाना, उनके बीच में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, एक एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी का काम करती है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसको आप एग्जीक्यूटिव से तो अलग ही रखिए। यहां पे भी ये बात की है, तो आपके मेंस आंसर में आप क्या लिखोगे? दैट अकॉर्डिंग टू रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक, टू आर्ग्यू अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव बीइंग द सोल अपॉइंटर ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? ECI होना चाहिए था। ओके, दिस इज हाउ यू कैन राइट इन योर मेंस आंसर एंड सब्सटैंशिएट इट। ओके, Election Commission is not only responsible for conducting free and fair, but is also renders quasi-judicial function between various political parties, including ruling government and other parties, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। According, the executive cannot be a sole participant of the appointment of the election। ये वही बात की है जो हमने अभी ये पीछे ये सारी बातें चल रही थी कि भाई एग्जीक्यूटिव से दूर करिए और उनका अपॉइंटमेंट होगा, ये लोग अपॉइंट करेंगे। ठीक है, दूसरा और मुद्दा मामला आता है कि अनूप बरनवाल, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेक्रेटरी ने यहाँ पे एक केस आया था विच हैज़ बिन पेंडिंग सिंस 2015 एंड रेफर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 2018 को रेफर किया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे। ठीक है, हैज़ रेज द वेरी डिमांड ऑफ द कोलेजियन सिस्टम ऑफ ECI, जहाँ पे हमने कहा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अपने मेंस आंसर में कि collegium system should be introduced in Election Commission of India, and this has been clearly stated in Anup Baranwal versus Union of Ministry, and now the decision has been pending by the Supreme Court, and it has been pending with the Constitution Bench 2018। मामला सॉल्व, आराम से 1-1.5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि प्रूफ के साथ आपने अपने थियरी को और सब्सटैंशिएट कर दिया है एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो दिस इज हाउ द एंटायर आर्टिकल सेज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि द सेपरेशन ऑफ पावर अक्रॉस द सेपरेशन ऑफ पावर अक्रॉस द वर्ल्ड इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, वो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन, जैसा कि मैंने कहा कि इतनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यार, अगर इसमें ज़रा सा भी बायसनेस हुई ना तो एक नहीं करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। और हुआ आया है, ऐसा नहीं है, हुआ आया है। एक मुद्दा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ हाउंडिंग इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा। कहा जाता है कि 2019 का जो चुनाव था जिसमें मोदी जी फिर से जीते रहे थे, उसमें जो अशोक लवासा थे उन्होंने PM को सपोर्ट किया था, जबकि ये पता था कि ही इज़ नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ऐसे चीज़ें कुछ मिलने को दिखती हैं। ठीक है, तो जब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समझ जाओगे, आपको जब पता होगा तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि ये किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, उतना कुछ हैवी नहीं है। ठीक है, आप कहोगे तो मैं एक स्क्रीनशॉट भी कल के उसमें दिखा दूंगा, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, सो ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। आई होप ये कुछ कमिटीज़ जो हैं और ये डेट इनको याद रखना, और जो हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं जो पेंडिंग है वो इज़ अ पॉइंट एंड अ प्रूफ एंड सब्सटैंशिएट इन योर मेंस आंसर। ये है MCQ, इसको आप अभी हमने इसके बारे में बात की है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मेड अ रिकमेंडेशन दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी अ 3-member बॉडी? इसको कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, 1991 की ये बात है शायद। ठीक है, GS2 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड? ये मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आप कमेंट करके मुझे ये बता दीजिएगा कि आपका फ्रेमवर्क क्या होगा इसमें। ठीक है, मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए लंबा चौड़ा, आप प्लीज़ कि ये चीज़ें हम मेंशन करेंगे। दैट्स इट। ओके, एंड आई विल रिव्यू इट हियर लाइव। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यूटिलाइजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोस्तों आज का बेहतरीन आर्टिकल है, और बेहतरीन किस वजह से है कि अगर ध्यान से सुनोगे, 10 मिनट ध्यान से सुन लोगे, तो ये आपका एक मॉडल आंसर तैयार हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मॉडल आंसर मतलब GS का। ठीक है,
दोनों जीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों से रिलेटेड है ये। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा क्या है? ये जो ऑथर हैं, 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। यहाँ पे जो पूरा मुद्दा ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। हमारा भारत आज उस कंडीशन में है कि सबसे ज़्यादा हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो भारत में है। ठीक है, आने वाले टाइम पे हमारी यंग पॉपुलेशन थोड़ी सी और बढ़ेगी और हम एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, जो फॉर्मल सेक्टर की पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, वो ज़्यादा हो जाएगी। और अभी भी है, 2022 में, अगले साल शायद 2023 में, अगले साल हमारी मीडियन एज 28 साल होगी। मतलब एवरेज इंडियन एज इज़ 28 ईयर्स। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, एक एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको अच्छी तरीके से यूज़ करें ताकि हमारी इकोनॉमी बहुत तगड़ी हो, बहुत अच्छी हो। हर कंट्री में एक बार ऐसा मौका आता ही आता है और वो उसका फ़ायदा उठा के उनकी अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी को वो और अच्छा कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। जो चेंजेस ले आए, पॉसिबल चेंजेस समाज और इकोनॉमिक सिचुएशन के से रिलेटेड, वो कर सकते हैं। ठीक है, सो इस पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करें। ठीक है, तो सिएटल बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड मेट्रिक इवोल्यूशन, इनका प्रेडिक्शन है कि इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। कब? 2050 आते आते हम 1.6 बिलियन की पॉपुलेशन टच कर जाएंगे। ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन इज अमॉन्ग द यंगेस्ट बाय वर्ल्ड। 2022 मतलब इस साल हमारी जो मीडियन एज है, इस साल या अगले साल तक 28 साल मीडियन एज है। ठीक है, इट विल बी 37 इन चाइना एंड 45, मतलब चाइना की जो एवरेज एज है वो 37 है, यूएस की एवरेज एज है 45 एंड यूरोप 45 इन यूरोप एंड यूएस एंड 49 इन जापान। ओके, सो अभी सिचुएशन क्या है कि इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द नॉन वर्किंग एज। हम एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कैसे ठीक हो सकता है? वी हैव टू मेक द एडिक्वेट मेजर्स एंड पॉलिसीज which should be effectively implemented to utilize the opportunity and stop turning demographic dividend into demographic disaster. ठीक है, हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक, ये वही बात है जब आपके घर में कहते हैं लोग कि अब तो आप जवान हो गए, अब तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप एडल्ट हो, गर्म खून है। तो इस गर्म खून को, इस एडल्ट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भारत को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसमें बढ़ने से पहले हम यहाँ एक आर्टिकल आता है फर्टिलिटी डिक्लाइन। तो हम सबको पता है कि हमारी जो फर्टिलिटी है, एफआर है, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो लगभग 2.0 है। ठीक है, अभी हाल ही में ये एक एवरेज फिगर आया है 2.0। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज एक फैमिली में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे पहले 2.2 था, 2.3 था, 3 भी था। ठीक, उससे क्या होगा कि द स्मॉलर शेयर ऑफ चिल्ड्रन इन पॉपुलेशन इनेबल्स हायर पर चाइल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप एक फैमिली हैं, अगर आप बच्चा प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, तो ये एक बहुत जायज़ सी बात है कि जितने कम बच्चे होंगे उतना ज़्यादा आप उन पे ध्यान दे पाएंगे, उतनी ज़्यादा आप उनके एजुकेशन पे, उनके ग्रोथ पे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो यहीं पे अगर जितने कम, जैसे लेट्स से कि अगर 1 या 2 बच्चे हैं, तो जैसे कैसे होता है कि अगर किसी सिंगल एक ही बच्चा है तो उस पर पूरी फैमिली जान छिड़क देती है, मतलब कुछ भी कर, तू कोई दिक्कत नहीं, तू इकलौता बेटा है, बेटी है हमारी। ठीक है, वही चीज़ है कि बच्चे 1 या 2 होंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, ज़्यादा हम एडुकेशन पे और उनके ग्रोथ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उनका फ्यूचर वैसे ब्राइट होगा। ठीक है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन राइजेज एंड दैट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन बिगिंस टू फॉल। ठीक है, तो इसके लिए भी एक प्रावधान, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, द विंडो ऑफ डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज़ को हम टर्म देते हैं, यहाँ मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। जैसे फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ बोले तो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि सिंगापुर,
Taiwan, South Korea have already shown us a demographic dividend and can be replaced to achieve incredible economic growth by adopting क्या policies, programs to empower youth in terms of their education, skill and health choices. ठीक है, ये प्रामाणिक साक्षात एग्जाम्पल हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, ये लोग सही पॉलिसी सही समय पे इन्होंने हथौड़ा मारा है और एकदम राइट पोजीशन पे एजुकेशन, स्किल और हेल्थ से रिलेटेड मैटर में अपने यूथ का जो एनर्जी है वो इन्वेस्ट किया है वो इसमें। ओके, सो आज की डेट में ये एक बहुत ही फुल्ली फ्लरिश्ड कंट्री है। देयर आर इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस कंट्री। अब क्या क्या है, ठीक है, आज का पूरा आर्टिकल साउथ कोरिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के एग्जाम्पल पे रिलेट करता है। ठीक है, साउथ कोरिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड का एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ें ताकि इंडिया, भारत आगे बढ़े। ये ज़रूरी थोड़ी होता है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखें, दूसरों की गलतियों, दूसरों की अच्छाइयों से भी तो हम सीख सकते हैं, राइट। सो एक है एनटीए मेथोडोलॉजी, पहला, हम इसकी यहाँ पे सेकंड लिखा है मैंने, दिस इज द फर्स्ट। ओके, द एनटीए मेथोडोलॉजी इज बाय ली एन चेन 2011-12, एमआर नारायणा 2021 में। इन्होंने फाइंड किया कि पर कैपिटा कंजम्पशन पैटर्न इज वे लोअर, इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन पैटर्न इज वे लोअर देन दैट ऑफ एशियन कंट्रीज। जब हम पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आंकड़े निकल के आते हैं कि जो आमूमन एक बच्चे की उम्र है, ठीक है, वो अपने कैपेसिटी से कम कंज्यूम कर रहा है। मतलब कि अ चाइल्ड कंज्यूम्स अराउंड 60% ऑफ द कंजम्पशन बाय एन एडल्ट। ठीक है, 20 से 64 साल के उम्र का एक बच्चा अपने उम्र से लगभग 60% का ही कैपेसिटी है उसकी कंज्यूम करने की। वेयर एज चाइना में सेम उम्र का बच्चा, उसकी कंज्यूम कैपेसिटी है 85%। इसके रीज़न जो है, इसका प्रामाणिक रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि फूड अवेलेबल नहीं है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, वो सारी जो स्टंटिंग और वेस्टिंग वाला जो पूरा कैटेगरी है वो आ सकता है इसमें, राइट। ये रीज़न है। तो मतलब कि ये एनटीए मेथोडोलॉजी को इंडिया में को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम हमें ये सारे फिगर्स पता चलें ताकि हम एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि नेशनल आई अंडरस्टैंड कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कई सारे स्कीम्स निकाले हैं, बट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। वो सपोर्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी प्रिकर्सर टू these survey or maybe these policies. दूसरा, the second is to invest more in children and adolescents. India ranks poorly in Asia in terms of private and public human spending. ठीक है, इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। हमारे परिवार तो यही परेशान रहते हैं कि अगर बीमार हो गए तो घर की सारी आमदनी चली जाएगी। लगभग 23 से 24% हमारे पॉकेट का एक्सपेंडिचर जाता है हेल्थ में। किसमें? खासतर की दो होते हैं, एक होता है इन पेशेंट, एक होता है आउट पेशेंट। इन पेशेंट में तो फिर भी साल भर में 1 या 2 बार आप भर्ती होंगे हॉस्पिटल में, लेकिन आउट पेशेंट वाली जो खर्चे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो आता है, आउट पेशेंट मतलब कि आप ब्लड टेस्ट करवाने गए, आप अपना दवाई ले आने गए, आप जैसे कोविड में आप बहुत सारी चीज़ें टेस्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, तो जो सालों साल दवा आपकी दवाई चलती रहती है, सालों साल कोई ना कोई टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इंडियाज़ वर्कफोर्स स्टार्ट, अब ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि छोटे बच्चे जब 9-10 साल की उम्र में आ जाते हैं तब से वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो भारत में ये जो सिस्टम है कि 9-10 साल का बच्चा जहाँ पे उसको पढ़ाई करनी चाहिए, जहाँ पे उसको अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में होना चाहिए, वहाँ पे वो ठेला चलाता है, वहाँ पे वो भीख मांगता है, वहाँ पे वो लेबर का काम करता है, ठीक है। और ये चीज़ साउथ कोरिया में बिल्कुल ही नहीं देखी गई है एंड दे हैव मेड एवरीथिंग कंपल्सरी रिलेटेड टू एजुकेशन। एंड और कैसे कर रहे हैं वो? यूनिवर्सल स्किलिंग के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ये फंडिंग करते रहते हैं और साउथ कोरिया में ये चीज़ें नहीं, हम सीख सकते हैं, ठीक है। द थर्ड इज़ टू मेक हेल्थ इन्वेस्टमेंट। ये
बात छुपी नहीं है किसी से भी कि कोविड के टाइम पे सब दिख चुका है कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है। अब डेफिनेटली बहुत सारे स्कीम्स पॉलिसीज आ रहे हैं जहां आप ठीक हो रही है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन इंडिया को लिटरली करना चाहिए हेल्थ, ना कि सिर्फ अर्बन एरियाज में, रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में भी, हर जगह। ठीक है। द फोर्थ इज टू प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेसिबल ऑन ए राइट बेस्ड अप्रोच, राइट्स बेस्ड अप्रोच। ओके, इक्वालिटी की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, वी नीड यूनिवर्सल हाई क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर। ये बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। ये 5th पॉइंट पे हम आते हैं। एजुकेशन इज टू इनेबल जेंडर गैप। हमारे भारत समाज में अभी भी पेट्रियार्की और कन्वेंशनल चीज़ें भरी पड़ी हैं। लोगों का मानना है कि लड़कियां जो हैं वो 8वीं 9वीं कक्षा तक पढ़ लें, उतना काफ़ी होगा, उसके बाद फिर ब्याह कर देंगे, फिर घर चले जाएंगे, घर बार संभालेंगी। जबकि ये बहुत ही इनइक्वालिटी और असमानता के बिल्कुल साथ चलती है ये सारी चीज़ें। तो ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन, जैसे आप लड़के को पढ़ा रहे हैं, अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए, जहाँ तक वो पढ़ रहे हैं उससे आगे तक उनको पढ़ाइए। ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में अभी न्यूज़ आई है, जो कैफ़े कॉफ़ी डे के जो ओनर थे, सिद्धार्था नाम था शायद उनका, उन्होंने सुसाइड कर लिया था कि इतना लोन ले रखा है उन्होंने, और उस वजह से उनके पास इतना बर्डन हो गया, इतना प्रेशर ले लिए कि ही कमिटेड सुसाइड। आई थिंक इट्स बीन लाइक 3-4 ईयर्स बैक। आज सिचुएशन पता है क्या है? उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने जो लोन था, जो इंटरेस्ट था, वो चुका के, लोन पे कर करके कैफ़े कॉफ़ी डे का जो भी लोन ले रखा था बैंक से, वो कम कर दिया है। ऑलमोस्ट 40% कम कर दिया है 3-4 सालों में। ठीक है। तो ये एक विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि उन्होंने अपना पति, अपना हस्बैंड खो दिया इस चक्कर में, लेकिन अगर समाज औरतों को, लड़कियों को आगे बढ़ाता, अगर कैफ़े कॉफ़ी डे की ओनर उनकी वाइफ होती, वो चलाती, तो शायद आज के सिद्धार्था अपनी ज़िंदगी नहीं खोते। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको बता दिया है, तुरंत क्लिक किया माइंड में, क्योंकि देखा मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ में। तो दोस्तों, ये जो मामला है, ये चाइना में बिल्कुल अलग है, फिलीपींस में बिल्कुल अलग है, थाईलैंड में बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मैंडेटरी है बच्चियों को, लड़कियों को भी स्कूलिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एजुकेशन का। ठीक है, मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे केरला ने कर रखा है। इन जापान एंड साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया, जेंडर डिफरेंसेस आर रादर मिनिमल। These needs to be reversed. We can learn from these countries. Sixth, India needs to increase female workforce participation in economy. 2019 में जो वर्कफोर्स था वो 20.3% था, जो कि 34 में कम था। मतलब कम हुआ है, ठीक है, बढ़ रहे हैं लोग, विमेंस जॉब कर रही हैं, बट स्टिल इट हैज़ टू गेट इंक्रीज। ठीक है। सेवेंथ, India needs to address a diversity between state. While India is a young country, the status and pace of population among the state varies. एक मैंने फिगर यहाँ दे रखा था आपको, इस फिगर की हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो इंडिया के पास यही हैं स्टेट जो इंडिया का आगे इकोनॉमी, उसकी डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आप टेबल देख रहे हो, यहाँ की पॉपुलेशन, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ठीक है, हिमाचल, कर्नाटक, उड़ीसा, इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी अब डेमोग्राफिक डिविडेंड से अब पीछे हट रही है, क्योंकि 5 साल तक का ही विंडो है इनके पास। ठीक है। तो धीरे धीरे इनकी जो सीनियर ओल्डर पॉपुलेशन है वो रिटायर होने लगेगी, और जो यंग पॉपुलेशन है वो ओल्ड होने लगेगी। यही विंडो इन सारे स्टेट्स में 10 साल का है, और ये विंडो 10 छत्तीसगढ़, और ये वाला विंडो देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला एरिया, तो सब के सब इन्हीं पे निर्भर करता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत माइग्रेशंस भी होते रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे वो राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड यहीं देखा गया, और यही है आने वाला इंडिया। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या उनके दोस्त रिश्तेदार हैं, तो उनको बोल दीजिएगा कि ये जो राज्य हैं उनमें इन्वेस्ट करना शुरू करें, और यहाँ के यंग पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना शुरू करें। दिस इज हाउ द रियल इंडिया लाइज इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ओके, सो हम क्वेश्चन पे आते हैं।
तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, पॉइंट 7 जो मैंने अभी अभी समझाया। ओके, हर स्टेट में डेमोग्राफिक डिविडेंड सेम नहीं है, कहीं कहीं डिफरेंस भी है। तो नया इंडिया कौन सा है? वो वाला, पूरा नॉर्दर्न बेल्ट। ठीक है। 8th, a new federal approach to governance reform for demographic dividend will need to be put in the policy formation. ठीक है। वाइल वेरियस इश्यूज सच एज माइग्रेशन, एजिंग, स्किलिंग, ये वही मैंने बात की अभी आपको कि माइग्रेशन, स्किलिंग, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, अर्बनाइजेशन, ये एक फेडरल अप्रोच होना चाहिए। मतलब कि दो राज्यों के बीच, इनफैक्ट यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की फंक्शन डिलीवर होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है साउथ कोरिया से रिलेटेड, और ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो न्यूज़पेपर से ही है। ज़बरदस्त आर्टिकल है आज का। साउथ कोरियाज फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट 50% हैज़ बी बिल्ट ऑन किस पे? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया का फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन 3 चीज़ों पे बेस्ड है। सबसे पहले तो क्या किया है साउथ कोरिया में कि उन्होंने जो जेंडर बजटिंग है उसको लीगल कर दिया है। लीगल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया है, मतलब कि उसके वो अगर नहीं होगा तो फिर बजट नहीं निकल पाएगा उनका। लीगली कंपल्सरी जेंडर बजटिंग टू एनालाइज द जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा एंड इट इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी। बहुत बढ़िया है। ठीक है। हमारे यहाँ अभी भी 1/3 वुमेन पार्टिसिपेशन है और 1/3 ही बजट निकलता है, जबकि पॉपुलेशन तो 50-49 है, ऐसे करके, राइट। इंक्रीजिंग चाइल्ड केयर बेनिफिट्स, चाइल्ड केयर के बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स को ढेर सारे इनके स्कीम्स निकाला है इन्होंने। बूस्टिंग टैक्स इंसेंटिव फॉर पार्ट टाइम वर्कर्स। ठीक है। इट इज प्रेडिक्टेड दैट इफ ऑल वुमेन एंगेज इन डोमेस्टिक ड्यूटीज इन इंडिया हु आर विलिंग टू work hard had a job, female workforce participation increased by about 20%. ठीक है। लेकिन कहाँ, जो महिलाएं हमारी, जो मम्मी हैं, दादी हैं, जो लोग घर पे काम करते हैं, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे काम करते हैं, उनकी तो कोई फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में, इकोनॉमी में तो कोई कीमत ही नहीं है ना। तो यही बता रहा है कि अगर उनके पास जॉब होती तो आज हमारे पास ये परसेंटेज हो जाता। ठीक है। सो दिस इज हाउ द एंटायर आर्टिकल वॉज अबाउट। ओके। और इससे रिलेटेड ये है हमारा मेंस का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ये है हमारा प्रीलिम्स का MCQ। ये कुछ बिल्कुल क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इसको कमेंट करके आप बताइएगा कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसके बारे में हम ऑलरेडी अभी अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है। ये कमेंट करके बताइएगा व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज ऑल अबाउट, एंड द मेन क्वेश्चन लाइज हियर। द डेमोग्राफिक डिविडेंड होल्ड्स द की टू इंडिया बिकमिंग अ सुपर पावर, क्रिटिकली एनालाइज। फ्रेमवर्क बताइएगा, फिर हम देख लेंगे। ठीक है। एक और आर्टिकल था यहाँ पे, उसको मैंने कवर नहीं किया है, मैं आपको बस ऐसे ही यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ। एस्टैब्लिशिंग इंडियाज़ एप्पल। ओके, आई थिंक ये रहा। एस्टैब्लिशिंग इंडियाज़ एप्पल मतलब कि इनका साफ साफ कहना है कि एप्पल, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि इट्स नाउ अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन मार्क कैपिटल टच कर रखा है। इतना तो किसी कंट्री की टोटल वैल्यू भी नहीं होती है। ठीक है। इतना तो मतलब कोई कंट्री इतना अमीर भी नहीं होती है। तो ये एक कंपनी है सिर्फ जिसकी 3 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, 3 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन है। तो इनका कहना यह है कि क्या इंडिया एप्पल जैसे कंपनी प्रोड्यूस कर सकता है। इसी पे पूरा क्वेश्चन आधारित है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंडिया को रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, जो एक टारगेट ड्रिवन, डेवलपमेंट ड्रिवन इकोनॉमी होनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, उनमें मतलब रिसर्च करके और उसमें जितने से जितने पॉसिबल सिचुएशन हो, हम उसको वो पूरा इकोसिस्टम हम डेवलप करें। तो कोई भी इनोवेशन है, कोई भी आविष्कार होता है तो उस पर रिसर्च की बहुत आवश्यकता होती है। 20-20 साल, 30-30 साल लोग लगे रहते हैं किसी एक आविष्कार को करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ वो कमी है, यूनिवर्सिटीज़ में वो लैक है। ठीक है। सो यही चीज़ इन्होंने कहा है यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़ ये मेंशन की है कि जो स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, उसको प्रमोट करने की। ठीक है। जो भी लिबरल कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, वो इनको बहुत प्रमोट करती हैं। जैसे US हो गया, कैपिटल इकोनॉमी है, जैसे कि चाइना भी हो गया, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, वो इसको प्रमोट करती है। तो इंडिया को भी इसको प्रमोट करना चाहिए। ढेर सारे इसमें भी चेंजेस मेंशन किए हैं। तो इसको आप
पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो, हालांकि अभी हम ये कवर नहीं करेंगे, दिस नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट येस धीरे धीरे इंडिया आ रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, इंडिया में यूनिकॉर्न्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो होगा, ज़रूर होगा, एक ना एक दिन एप्पल क्या एप्पल से बढ़िया कंपनी हम इस्टेब्लिश करेंगे और इकोनॉमी भी उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, समय आने पर अगर सही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, सही चीज़ें मेंशन हो, तो जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशन हो, उनको अगर अपने एडुकेटर्स पे, अपने टीचर्स पे, अपने स्टूडेंट्स पे अगर वो अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, सो आज का एडिटोरियल एनालिसिस यहीं खत्म होता है दोस्तों। आज बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था। वंस अगेन लोहरी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपना ख्याल रखें, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहें। मिलते हैं कल हम ओपेड एडिटोरियल एनालिसिस में। तब तक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।